गुड इवनिंग। बोलिए। परसों की क्लास में परसों हमने SICI डिस्कस किया था, राइट? आप नहीं थे परसों में? अच्छा। तो परसों हमने SICI डिस्कस किया था, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो उसके डाउट्स होने चाहिए आज, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर डाउट्स हैं SICI की एक्सरसाइज में तो बताइए। नहीं किया सॉल्व? परसों तो अटेंड, हाँ, सॉल्व कर ले, डाउट्स नहीं है तो बोलो, वही तो ऐसे देखने से याद आ जाएगा। सर सर क्वेश्चन 5। हाँ अरे बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 5। 5? ओके। सर क्वेश्चन नंबर 1 हो तो गया, लेकिन वो ऑप्शन से हुआ, तो आप बता सकते हो कैसे करेंगे उसको सॉल्व? अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 5। ओके। तुम लोगों ने नहीं किया सॉल्व? इन what time will the simple interest on this at 5% per annum be equal to the simple interest on this? 780 पे 5% एंड 600 पे 6.5%। तो ये 39 हो गया, 7.8। तो देखिए दोनों 39 हो जाएंगे, तो इसका मतलब दिस विल ऑलवेज बी इक्वल, राइट? तो इन टाइम टी ईयर्स इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 780 इंटू 5/100 टाइम्स टी। तो इन टी ईयर्स द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट अमाउंट विल बी 788 इंटू 5/10। तो ये होगा 390/10, तो 39 टाइम्स टी रुपीज, इसमें एक टी भी आएगा। ठीक है। सेकंड केस में सिमिलरली 600 रुपीज पे 6.5% इंटरेस्ट हो फॉर टी ईयर्स, तो भी सेम आएगा। 6 इंटू 6.5 इज अगेन 39। तो दोनों केस में इक्वल ही इंटरेस्ट आ रहा है फॉर इक्वल टाइम। तो इसका मतलब ये टी की वैल्यू आप कुछ भी रखो दोनों में, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल, द इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है। सो द आंसर इज ऑलवेज इक्वल। फिफ्थ, on a certain sum the simple interest at the end of 12.5 years becomes 3/4 of the sum. What is the rate of interest per annum? 3/4 ऑफ द सम मतलब ये हो गया 75% इंटरेस्ट, और ये 75% इंटरेस्ट आया 12.5 ईयर्स में। ठीक है। तो 12.5 ईयर्स में अगर 75% इंटरेस्ट हो तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आया? 75/12.5 मतलब 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया एक साल का। समझ आया क्या? कोई डाउट है इसमें? तो ये मैंने आपको जल्दी कैसे करना है वो बताया। अगर आपको फॉर्मूला यूज करके ही करना है सॉल्व, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल अज्यूम इन प्रिंसिपल इज पी, इंटरेस्ट विल बी 3/4 p, टाइम इज 25/2 years, राइट? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता लगाना है।
So then we will apply the formula 3/4p is equal to p times r. r हमें पता लगाना, टाइम t is 25/2 and 100 एक आता ही है प्रोटोकॉल, राइट? तो p and p कैंसिल, 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो r will be 6%। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और जो मैंने अभी ऊपर बताया वो आप यूज कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 3/4 है तो 75% है। तो 75% इंटरेस्ट कितने समय में मिला? 12.5 ईयर्स में। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 75/12.5। तो 12 इंटू 6 72 होता है, 0.5 इंटू 6 3 होता है, तो 72 + 3 75 हो गया। दैट मीन्स 6 इज द आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्लियर है क्या? 9। हाँ हाँ, 3/4 of a sum is lent at 12% per annum and the rest is lent at 24% per annum. Both at simple interest. If the interest earned on the smaller sum for 2 years is 4800. देखिए, स्मॉलर सम कौन सा है? एक कोई अमाउंट था जिसका 3/4 हमने 12% पे लैंड किया है, तो बाकी कितना बचेगा? 1/4। तो 1/4 हैज टू बी द स्मॉलर सम। उसको 24% पर एनम पे लैंड किया एंड 2 ईयर्स में ये स्मॉलर सम पे 4800 रुपीज मिले। तो ये जो स्मॉलर सम है वो कितना रहा होगा? 24% पर एनम के हिसाब से 2 ईयर्स में 48% इंटरेस्ट मिलेगा, and that 48% is equal to 4800 rupees interest. That means principal कितना रहा होगा? 10,000 रुपीज। 10,000 का 48% 4800 होता है। ये समझ आया क्या? तो ये जो स्मॉलर सम होगा ये 10,000 रुपीज होगा। एनी डाउट इन दिस, या लिख के करना है? अगर डाउट है तो बता दो, मैं बस इसके लिए ऐसे करता हूँ कि आपकी भी थोड़ी हैबिट पड़े सोचने की, राइट? अगर नहीं है तो ऑफकोर्स पहले समझना जरूरी है, शॉर्ट में तो हम बाद में करेंगे। तो देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वी कैन अज्यूम टोटल अमाउंट जो हमको इन्वेस्ट करना था उसको हम एक्स अज्यूम कर सकते हैं। तो उसका 3/4 एक्स हमने इन्वेस्ट किया एक स्कीम में, और उसका 1/4 एक्स हमने इन्वेस्ट किया दूसरे स्कीम में। ठीक है, तो अब 1/4 एक्स प्रिंसिपल है, 24% इंटरेस्ट रेट है, एंड 2 ईयर्स तक ये इंटरेस्ट चला, और ऐसा करने के बाद 4800 रुपीज इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो अगर आप ये सॉल्व करो तो 24 × 2 इज 48। 48 से 4800 100 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 1/4 एक्स की वैल्यू कितनी आई? 100 × 100 10,000 रुपीज। ठीक है, तो 1/4 एक्स क्या था? ये स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, राइट? तो 1/4 एक्स अगर 10,000 है तो 3/4 एक्स कितना होगा? इसका 3 टाइम्स 30,000। बात समझ आ रही है? तो दोनों स्कीम्स में कितने पैसे इन्वेस्ट हुए वो आपको पता चल गया, 30,000 एंड 10,000। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द लार्जर सम फॉर 3 ईयर्स? तो लार्जर सम है कितना? 30,000, ये पता चल गया। उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%, ये भी पता चल गया, और उसमें टाइम भी गिवन है 3 ईयर्स। सो नाउ वी कैन गेट द इंटरेस्ट ऑन दिस। सो 30,000 इज प्रिंसिपल, रेट इज 12, टाइम इज 3, 100 इज 100। ठीक है, तो 300 इंटू दिस, तो 36 इंटू 3 इज 10800। सो दिस वुड बी द इंटरेस्ट। सो 10800। ठीक है क्या? ये 9th क्वेश्चन। इसके अलावा किसी का कुछ डाउट है? सर हाँ देव। सर क्वेश्चन नंबर 20।
20 बोल रही है? यस सर, क्वेश्चन 20। 11 में क्या? Rajiv invested rupees 4,500 for 2 years and compound interest in a company which paid him interest of rupees 1980. 16. ठीक है. What will be the rate of interest at which Rajiv invested his money? बॉक्स वाला मेथड तभी ज्यादा काम का है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो. अगर वो नहीं पता है तो हम लोग कोई भी सेल फिल ही नहीं कर पाएंगे. हाँ, ठीक है. तो ये फॉर्मूले से ही हो पाएगा. इसमें फिर भी आप थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हो कि 4,500 रुपीज पे अगर समझ लो 2,000 के आसपास इंटरेस्ट मिला तो कितना परसेंट इंटरेस्ट हो गया? 4,500 का अगर 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला तो कितना परसेंट हुआ? मोटा मोटी 2,000 अपॉन 4,500 इंटू 100, यही करेंगे. ठीक है. तो 45 से कैंसिल हुआ 9 टाइम्स और ये 400. तो 4 9 4 जा 36 एंड 4 44 पॉइंट समथिंग आएगा. राइट. तो ये 2 इयर्स का है तो एक साल का 22 पॉइंट समथिंग होगा तो उसके आसपास ही होना चाहिए. तो 20. तो इस तरीके से आप एस्टिमेट भी कर सकते हैं. अभी भी करता हूँ. ठीक है. तो इस तरीके से आप एस्टिमेट भी कर सकते हो. एग्जैक्टली फॉर्मूले की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत दूर दूर है. अगर ऑप्शंस ऐसे होते 20.1 20.2 तो ये आइडिया लगाना मुश्किल होता. बट बिकॉज ऑप्शंस बहुत दूर हैं तो आप इजीली ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर 2 इयर्स में 44% इंटरेस्ट आया 44 के आसपास तो एक साल का इंटरेस्ट 20 के आसपास ही होगा. ठीक है. सिक्सटीन. देखिए 16. An amount was lent for 2 years at the rate of 20% per annum compounding annually. Had the compounding been done half yearly, the interest would have increased by 241. What was the amount lent? तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग वो टेबल बना के कर सकते हैं. राइट. जो मैंने आपको सिखाया था. तो टेबल कैसे बनाते हैं वो अब देख लेते हैं. इसमें एक अमाउंट है जो अमाउंट हमें नहीं पता तो वी कैन अज्यूम दैट अमाउंट एज 100x. एक्स भी ले सकते हैं बट 100x लेने से थोड़े परसेंटेज के कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं. राइट. तो इफ दैट प्रिंसिपल इज 100x so we can make this table principal and interest. तो इनिशियली द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 20% पर एनम. तो 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया. तो y1 एंड y2. तो y1 में प्रिंसिपल कितना है? फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल इज 100x. 100x अगर प्रिंसिपल है एंड इंटरेस्ट रेट अगर 20% है तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 20x. ठीक है. नाउ दिस 20x जो इंटरेस्ट है दिस विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल. आप ऐसा कर सकते हैं. दूसरा क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो इस वाले से 20% ऊपर होगा, 20% मोर होगा. तो ये अगर ये ऑलरेडी 20x है तो 20 का 20% इज 4 है ना. सो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट विल बी 24x. इससे 20% ज्यादा. ये सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा. बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. इफ यू वांट आप इन दोनों को ऐड करके सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल लिख सकते हो 120x और फिर इसका 20% करोगे तो भी वही आएगा. बट इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप हुआ. हम डायरेक्टली आ गए तो एक स्टेप कम हुआ. ठीक है. तो 24x ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट 2 इयर्स का कितना हुआ? 24 एंड 20 44x. दिस इज द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स. ठीक है. ये तब है जब 20% पर एनम कंपाउंडिंग है एंड कंपाउंडिंग इज डन एनुअली. एनी डाउट इन दिस?
अभी क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो जावे, प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बट कंपाउंडिंग इज नाउ डन हाफ ईयरली। तो अगर 20% पर एनम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखें बट कंपाउंडिंग एनुअल की जगह कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो जाए, तो अब क्या होगा, 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल। ये होता है कंपाउंडिंग। ठीक है, तो अगर 20% इंटरेस्ट एक साल में मिलता है तो 6 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। ये बात समझ आ रहे हैं? तो इन सेकेंड केस प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यहां पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 10% पर हाफ ईयर। ठीक है, PHY का मतलब पर हाफ ईयर। कोई डाउट है क्या? सो नाउ फर्स्ट हाफ का प्रिंसिपल तो 100x ही होगा, फर्स्ट हाफ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 10%, तो 10x, राइट। सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 10% ज्यादा, तो 11x, राइट। थर्ड हाफ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 10% ज्यादा, तो 10% ऑफ दिस इज 1.1, तो 12.1x। एंड इसका 10%, सॉरी फोर्थ हाफ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 10%, तो 1.21 हुआ। तो 1.21 अगर आप इसमें ऐड करें तो इट विल बी 13.31x, राइट। सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल 4 हाफ्स। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ इन दिस स्कीम, इसको ऐड कर दो। सो 10 + 11 21 + 12 33 + 13 46, 46.41x। ठीक है, दिस इज द इंटरेस्ट अर्नड इन द सेकेंड स्कीम। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट स्कीम और सेकंड स्कीम का इंटरेस्ट का डिफरेंस 241 है। तो इंटरेस्ट तो आपको पता चल ही गया है, यहाँ पे 44 था और यहाँ पे 46.41 था, तो दोनों का डिफरेंस आया 2.41 x, दैट शुड बी 241। तो x का वैल्यू क्या हुआ 100। तो x अगर 100 है तो कितना प्रिंसिपल था, हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया है 100x, जिसमें से x ही 100 है, तो टोटल प्रिंसिपल हो गया 10,000, राइट। सो द आंसर इज 10,000। समझ आया? ठीक है, ये 2.41 वाला। तो दोनों स्कीम का टोटल इंटरेस्ट है, एक का 44 और दूसरे का 46.41। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम्स, उसका डिफरेंस 241 है। तो दोनों स्कीम्स का इंटरेस्ट 46.41 एंड 44, इन दोनों का डिफरेंस 2.41 होगा, एंड दैट शुड बी 241। 16 के बाद नेक्स्ट डाउट मेरे पास आया 20। बीच में अगर किसी का कोई और डाउट है तो बता सकते हैं। If the rate of interest is 16% per annum payable half yearly, हाँ हाँ एक बार पढ़ने दे। Then what is the rate of interest that one would get for the entire year? हाँ, तो ये परसेंटेज वाले मेथड से बेस्ट होगा, इसमें आपको कुछ ऐसे ही सीआई करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखिए ऐसा बोला है कि 16% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, बट इट इज पेएबल हाफ ईयरली। बेसिकली क्या हो रहा है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 8% फॉर फर्स्ट हाफ एंड 8% फॉर सेकेंड हाफ, है ना। ऐसे ऐसे ये इंटरेस्ट इस पे ऐड होगा। तो जो भी प्रिंसिपल है वो फर्स्ट हाफ में 8% इंक्रीज होगा, then there will be some amount and that will increase by 8% again in the second half। तो यहाँ पे आपको फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज नेट नेट कितना परसेंट रिटर्न मिला, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसी का जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर है जो x% एंड y% से इंक्रीज हो रहा है, तो नेट रेट कितना इंक्रीमेंट होगा, x + y + xy/100%। ठीक है, सो x इज 8, y इज 8, तो 8 + 8 + 8 × 8/100%, so that will be 16.64%।
क्या? हाँ तो इसीलिए यहाँ 16 का हाफ 8 लिया। क्या? हाँ हाफ का 16 नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम, तो अगर पूरे साल की कंपाउंडिंग करें तो 16% होगी, बट पेएबल हाफ ईयरली लिख दिया। ठीक है, तो 16% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक वाले ऐसा बोलते हैं। फिर वो ऐसा भी बोल देते कि हम आधे साल के बाद कंपाउंडिंग कर देंगे। समझ आया? तो आप तो खुश हो गए कि 16% इंटरेस्ट लग रहा है मेरे को, बट उन्होंने यहाँ पे वो शेयर ही कर दिया, आपको कंपाउंडिंग समझ में नहीं आया, है ना? तो वो उन्होंने हाफ ईयर के बाद इंटरेस्ट ऐड कर दिया और फिर उस इंटरेस्ट पे फिर से 8% इंटरेस्ट लगा लिया। तो नेट नेट कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ा आपको? 16.64%। ठीक है, तो ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते। क्लियर है क्या? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ऐसा कर सकते थे, बट वहां पे 4 बार हो रहा था, यहाँ पे कर सकते हैं। 20 20 2 बार है, फर्स्ट ईयर में भी 20 एंड सेकेंड ईयर में भी 20। तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 करेंगे तो 44% आ जाएगा। वही मिल रहा है अपने को 44x, है ना? इसमें भी सेम चीज करें, बट ये 4 बार करनी पड़ेगी, 10 10 10 10, तो फिर उतना ही लंबा हो जाएगा, तो उससे बेटर ये टेबल है फिर। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ही है, बस दोनों को हमने दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। सर इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट पार्ट के लिए तो आप ये जो नीचे वाला मेथड है वो यूज कर सकते हो, 44% ही आएगा। ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था ऑनलाइन में। यस सर। सर जो हाँ, फिर 22nd क्वेश्चन है वो भी वैसे ही होगा? देख लेते हैं। हाँ। What is the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 8% per annum payable? हाँ, एग्जैक्टली सेम है, वहाँ 16 था, इधर 8 है, बट बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो सर इधर 4 + 4 फिर 4 × 4 ऐसे कर लेंगे। हाँ, तो 4 + 4 8 हो गया और 4 × 4 16 हो गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन 30। 27 and 30। 27, the SI for 5 years is 2400 while CI for 2 years is 1000. What is the rate of interest per annum? तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड नहीं है, बट वो ऑब्वियसली अज्यूम करना ही पड़ेगा कि प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना, दोनों SI में और CI में। उसके बिना तो फिर सॉल्व होगा नहीं। तो अगर 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 2400 है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 480 रुपीज। ठीक है। फिर अगर अपने ये वाले स्कीम में है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो टेबल बना लेते हैं। तो ये टेबल में प्रिंसिपल आएगा, इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमें पता नहीं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें पता चल गया 480 रुपीज। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी हमें नहीं पता, बट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें पता चल गया, इट विल बी 1000 - 480, दैट इज 520 रुपीज, बिकॉज 2 इयर्स का टोटल इंटरेस्ट इन CI इज 1000। बात समझ आ रही है क्या? तो अब अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 480 था और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 520 आया, तो इसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ ये आप पता लगा सकते हो, है ना? 40 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना परसेंट हुआ? 40/480 × 100। क्लियर है क्या? तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/12 आता है, एंड 1/12 इज 8.33%। तो 8.33% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में जो इंक्रीमेंट आता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
है ना? समझ आ रहा है? कोई डाउट है क्या? फाइव ईयर्स का इंटरेस्ट अगर 2400 है और सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 2400/5। ठीक है, 27 हो गया, 30। Amit borrowed a certain sum of money for 2 years at 8% per annum on simple interest and immediately lent it to Ravi, but on compound interest at the same rate and gained rupees 16. What is the amount? What amount did Amit borrow? तो वैसे ही 8% सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आप पैसे लेते हो 2 इयर्स के लिए, तो 2 इयर्स में आपको नेट नेट 16% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बट अगर 8% रेट पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लैंड करते हो फॉर 2 इयर्स, तो उसमें कितना इंटरेस्ट आएगा? अभी अभी हमने चेक किया था, 8 + 8 + 8 × 8/100, है ना? तो 16.64%। ठीक है, तो ये अमित ने क्या बिजनेस चलाया? पहले सस्ते में लोन लिया और महंगे में दे दिया। राइट, देखने में लगता है कि जितने परसेंट पे लिया है लोन उतने में ही दे रहा है, बट बस एसआई और सीआई में उसने खेल किया है। तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 2 इयर्स में? 0.64%। ठीक है, सो वी कैन से 0.64% ऑफ प्रिंसिपल शुड बी 16, जो उसको एक्स्ट्रा अर्निंग हुआ 16 रुपया। ठीक है, तो ये सॉल्व करके 0.64/100 टाइम्स पी शुड बी 16। तो ये जो पॉइंट है एक और हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगी इधर, फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो P विल बी 10,000/4, तो 2500। ठीक है क्या? तो ये 30 हो गया, 28। तो तू तो आया नहीं था ना, कैसे सॉल्व किया? अच्छा, the difference between SI and CI on a sum of 40,000 at R% per annum for 2 years is 1,000. What is the value of R? तो टेबल का जरूरत नहीं है, फिर से वही जो अभी किया था वही सेम ही है। R% यहाँ पे 8 दिया था, इधर R दे दिया है, तो 2 इयर्स का SI तो 2R% हो जाएगा। 2 इयर्स का CI विल बी 2R + R²/100, इतना परसेंट। बोलो हाँ। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? बस इतना। सो आई कैन से R²/100% ऑफ प्रिंसिपल शुड बी 1000। क्लियर है क्या? सो R²/100 परसेंट के लिए एक और 100, प्रिंसिपल तो गिवन है। फॉर 4 कितना है ये? 4 लाख, 50 देना, हाँ, दैट शुड बी 1000। तो 4 जीरोस तो कैंसिल हो गए, एक जीरो और कैंसिल हो गया, तो R² आता है 100/4, 25, तो R हो गया 5। ठीक है, बोलो सिद्धार्थ। सर कि अगर सिद्धांत, यहाँ 2 इयर्स के बजाय 3 इयर्स या कोई और इयर्स दिया होता तब भी यही करते। तब थोड़ी मेहनत लगती है यार। 2 इयर्स की जगह अगर 3 इयर्स होता तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल 3R ही हो जाता। ठीक है, हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फिर अपने को अ, फिर वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लिखते कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी P × 1 + R/100 होल रेज़ टू 3 - P। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके जो भी नंबर आएगा, जो भी आएगा, इसमें A + B होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है,
फिर उससे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ये जो 3R% सिंपल इंटरेस्ट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो नंबर रहेगा डिफरेंस का वो इक्वल करेंगे। ओके सर। वही x+y+xy/100 कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी ऊपर भी तो किया, यहाँ पे 0.64 कहाँ से आया था, ये वाला, ये 0.64। और किसी का कुछ डाउट है क्या? हम्म। In how many years will a sum of money when invested at 25% per annum compounded annually becomes approximately 1.5 times itself? Compounded annually. तो देखिए ऐसा है, 1.5 टाइम्स इटसेल्फ है मीन्स अमाउंट शुड बी प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल रेज टू टी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अमाउंट कितना होना चाहिए प्रिंसिपल का? 1.5 टाइम्स। तो 1.5, पी एन पी तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 + r हमें पता है, r तो पता ही है, 25/100 दैट रेज टू टी, 25/100 इज 1/4। तो 1/4 किया तो 1.25 टाइम्स टी शुड बी 1.5। ठीक है, बस ये करना है। तो 1.25 की कितनी पावर करने से 1.5 के आसपास पहुंच जाते हैं? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1.25 की जगह 5/4 ही रखते हैं। तो 5/4 का पावर 1 करने से तो 1.25 ही रहेगा, तो 1 नहीं हो सकता। 2 करते हैं तो इट विल बी 25/16, राइट? तो 25/16 ये 1.5 होगा क्या? 24/16 होता तो 1.5 होता, 25/16 तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 2 ही हो गया। 125 अगर 3 करते हैं तो 125/64 होगा, तो ये तो ऑलमोस्ट 2 हो गया। 125/64 तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, है ना? तो 25/16 इज वेरी क्लोज टू 1.5, क्योंकि 24/16 तो एग्जैक्टली 1.5 हो जाता। तो 25/16 इज स्लाइटली मोर देन 1.5। तो अप्रोक्सीमेट ही पूछा इन लोग ने, तो अप्रोक्सीमेटली 2 years में ये हो जाएगा। क्या? वो किया ही नहीं, उसके बाद इसके बाद सीधा आ गया, 1 + 1/4 इज 5/4, उधर 1.5 है, यहाँ पे टी है। ठीक है, तो टी का वैल्यू 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, या तो 4। हाँ, राइट। तो T1 करने से तो ये 1.25 रहेगा, तो बहुत दूर हो गया 1.5 से। T2 करने से 1.5 के बहुत क्लोज आ गया, तो 2 हो गया। 3 करने से तो बहुत दूर चला गया था। ठीक है, ठीक है। तो SICI में और कोई डाउट है क्या? नहीं। तो इसका टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? SICI टेस्ट 1, ऐसे 3 टेस्ट हैं सभी टॉपिक्स के, आपके बुक के बैक कवर पे लिखे हैं अंदर। तो वेन एवर यू फील कि ये टॉपिक आपका हो गया है, तो आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? सो नाउ वील स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, एवरेजेस। ठीक है, एवरेजेस बड़ा सिंपल टॉपिक है। तो देखिए, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, है ना? यही है, यू कैन से
A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN डिवाइडेड बाई n, ये होता है एवरेज। बहुत बार आपको एवरेज गिवन होता है, नंबर ऑफ नंबर्स गिवन होते हैं, तो वहां से आप सम भी पता लगा सकते हैं। तो सम विल बी एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये सम भी आप इधर से पता लगा सकते हो, राइट? कोई डाउट है क्या यहां तक? तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम्स में ऐसे स्कोर्स आए 92, 94, 87, 95 एंड चलो 89, तो व्हाट इज द परसेंटेज? इसका कितना परसेंट स्कोर हुआ? सारे पेपर 100 मार्क्स के थे, राइट? तो इसका कितना परसेंट स्कोर है या क्या एवरेज स्कोर है, एक ही बात है ना? सबका सम डिवाइडेड बाई 5। हाँ वो तो करना ही है, राइट? सबको सम करके डिवाइडेड बाई 5 तो कर सकते हैं। और कोई तरीका है क्या? 90 आ गया, 90%? 90 तो नहीं है, है 99, 89 कुछ आएगा, हाँ ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, ठीक है? 5 से डिवाइड करके तो एग्जैक्ट आंसर आ भी सकता है, बट इसको फिर भी और जल्दी करना हो, मेंटली करना हो, तो क्या करेंगे? अगर इनको ऐड करना है और 5 से डिवाइड करना है तो लिखना पड़ेगा, है ना? बट स्टिल इफ आई वांट टू सॉल्व दिस मेंटली, तो मैं इनको ऐड नहीं करता हूं। मैं क्या ऐड करता हूं? सबसे पहले तो ये मैं समझता हूं कि ये सारे नंबर्स 90 के आसपास है, ठीक है? तो ये नंबर 90 से कितना ज्यादा है? 2, ये 4, ये 3 लेस है, ये 5 लेस है और ये 1 लेस है, राइट? तो ये जो कम और ज्यादा वाला जो नंबर है, इनको अगर हम ऐड कर सके तो ये तो मेंटली हो सकता है। ये +2 एंड +4 +6 हुआ, एंड ये 9 हुआ, -9 हुआ। तो ये 6 एंड 9 का डिफरेंस आया 3। समझ आ रहा है क्या? तो ये जो 3 आया, इस 3 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है? -0.6, ठीक है? -0.6। तो हमने सोचा था कि इनका एवरेज शायद 90 हो, क्योंकि 90 के आसपास है, बट हमारा थोड़ा सा मिस हो गया। कितना अलग है? 90 से 0.6 कम है। तो द एक्चुअल एवरेज इज 90 माइनस 0.6, दैट इज 89.4। ये इसका एक्चुअल एवरेज है, ठीक है? तो ये प्रोसेस आप मेंटली कर सकते हो। समझ आया? तो इसका लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक बता देता हूँ, बाद में आपको सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना है। When you write 92 plus 94 plus 87 plus 85 plus 89 by 5, ऐसा आप करते हैं तो इससे एवरेज आ जाता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली 90 प्लस 2 लिखता हूँ, इसको इसको 90 प्लस 4 लिखता हूँ, ये 90 -3, ये 90 -5 और ये 90 -1। इन सबको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी इसमें जितने भी 90 है वो सबको एक तरफ लिख दिया, तो 5 टाइम्स 90 हुआ। और बाकी जो नंबर्स हैं 2, 4, 3, 5 एंड 1, उन सबको अलग कर दिया, राइट? तो दिस बिकम्स 90 प्लस इन सब का सम विच इज -3/5। तो 90 -0.6 आया विच इज 89.4। तो ये इसका पूरा एल्गोरिदम है कि ये वर्क कैसे करता है, राइट? बट यू नो कि एल्गोरिदम है, ये अपने आप वर्क कर लेगा बैकग्राउंड में। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ डिफरेंसेस लेने हैं, वो डिफरेंसेस को ऐड करना है। वो एडिशन पॉजिटिव आया तो ऐड कर देंगे अंत में, निगेटिव आया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे अंत में। 90 90 90 5 बार है ना, ठीक है? तो दिस इज द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम बैकग्राउंड में वर्क कर लेगा अपने आप। आपको कितना कितना एसेंशियल स्टेप्स करने हैं वो जो यहाँ लिखा हुआ है वो क्लियर है बात? तो बस इतना करना है, तो दिस कैन बी डन मेंटली, राइट? तो अपने को वही सीखना है
कि आप जल्दी सॉल्व कर सको। ऑल्दो ये इजी क्वेश्चन है, आपको अगर ये नहीं भी आता होगा जो मैंने बताया तो भी आप सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है, बट फिर भी बाकी क्वेश्चंस भी तो हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन अगर जल्दी हो जाए सॉल्व तो और भी अच्छा है, बाकी टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, तो दिस वाज वन। अब अगर मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस, लेट अस से द नंबर्स आर 17, 21, 25, 29, 33, ये कुछ नंबर्स हैं, इसका एवरेज क्या है? सर 25। क्या 25? हाँ, ठीक है। इसमें ना वो अलग है, अभी नया आ गया, अज्यूम करने का इसमें नहीं हो कि सारे नंबर्स थोड़े दूर दूर हैं। वहां पे तो क्या था, सब नंबर्स 90 के आसपास भिन्न भिन्न आ रहे थे, राइट, तो वहां पे हम कर सकते थे। यहाँ पे तो दूर ही है, तो अजम्पशन वाला नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज और आप शायद ऑब्जर्व करो कि ये सभी नंबर्स एक सर्टेन फिक्स डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, सभी में 4 का डिफरेंस है कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तो ये एक एपी है। एपी आपने सुना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये एपी है, ऑल दीज नंबर्स आर इन एपी। तो एपी जब आपको मिलती है और उसका एवरेज करना होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है वो। एपी का एवरेज फाइंड करना सबसे इजी काम है दुनिया का। आपको ये सब नंबर्स ऐड नहीं करने बिल्कुल भी, आपको सिर्फ ये करना है कि स्टार्टिंग का एक नंबर लेना है और एंड का एक नंबर लेना है और उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो दैट विल बी द एवरेज ऑफ द एपी, राइट। आप ये भी कर सकते हो कि सेकंड नंबर ले लो स्टार्टिंग से और सेकंड नंबर ले लो एंड से, उसका एडिशन कर दो और उसका एवरेज कर दो, सो दैट विल आल्सो बी द एवरेज ऑफ एपी। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर उस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जो कि यहाँ पे भी है, तो जो इसका मिडिल टर्म है दैट विल बी द एवरेज ऑफ द एपी। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो एक मिडिल टर्म होगा ही नहीं, तो वो जो दोनों मिडिल वाले इवन नंबर्स हैं, नहीं नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। कोई डाउट है क्या, यहां तक समझ आया? नहीं, फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो मैं बोला वो समझ आया। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का ही एवरेज करने से एपी का एवरेज आ रहा है वैसा नहीं है, सेकंड एंड सेकंड लास्ट से भी आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 7 टर्म्स होते तो थर्ड एंड थर्ड लास्ट से भी करने से भी सेम एवरेज आता। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा ना डेटा कितना अवेलेबल है, यहाँ तो सब है। बात समझ आ रही है? मिडिल टर्म अगर है लिखा हुआ है तो लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एनएपी द एवरेज ऑफ एपी विल बी द एवरेज ऑफ 2 टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो, इट कैन बी सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी एपी के लिए वर्क करेगा। एंड इफ द एपी इज ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स in the AP is odd, then the middle term is the average of the AP, ठीक है। तो ये ऊपर वाले केस में दोनों ही चीजें थी, तो मैंने दोनों तरीके से इसका एवरेज करके आपको बता दिया। कोई डाउट है क्या?
तो अगर इसी में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, ये एक सीक्वेंस है, अगर इसी सीक्वेंस में दो और नंबर आगे ऐड कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? क्वेश्चन समझ आया? हाँ, इन दिस सेम सीक्वेंस इफ वी राइट टू मोर नंबर्स, तो जो नई सीरीज बनेगी उसका एवरेज क्या होगा? 29। 29। समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन 22 डाउट था, मैं देखा नहीं, हो गया क्या? करवा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन, सॉरी, तो न्यू एवरेज विल बी 29। तो इसमें अगर आप दो और टर्म्स ऐड कर दें, सो इट विल बी 37 एंड 41। तो नाउ देर आर 7 टर्म्स, तो 7 टर्म्स का मिडिल टर्म विल बी दिस टर्म, फोर्थ टर्म, सो द एवरेज विल बी 29। और आप इसको और इसको ऐड करके देखो तो 58 होगा, 58/2 इज ऑल्सो 29। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस फैक्ट टू गेट द एवरेज ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 even नेचुरल नंबर्स, तो क्या आएगा? हाँ, 5100। सर 2550। ठीक है, एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ना वो तो आता ही नहीं हमको। हाँ, उससे हो जाएगा, बट उससे भी तो तेरा गलत आ रहा है ना पर। कितना आ रहा है? अच्छा, ठीक है। तो देखिए उससे तो हो ही जाएगा एपी के सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले से, बट क्योंकि अभी अपना डिस्कशन एवरेज का चल रहा है तो वही यूज करके हम ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर है, तो ये 2 4 8, नहीं सॉरी 6 8 ऐसा होगा। लास्ट नंबर क्या होगा? 50 इवन नेचुरल नंबर्स है, 100 होगा ना। तो ये हमने जो लिखे, ये चार नेचुरल नंबर्स है, चार इवन नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे अगर आप 50 नंबर लिखोगे तो लास्ट वाला क्या आएगा? 100 आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये एक एपी है, तो ये एपी है, इस एपी का आपको फर्स्ट सम पता है और लास्ट सम पता है, तो इस एपी का एवरेज क्या होगा? 2 + 100/2, दैट इज 51। तो अगर एवरेज आपको पता चल गया और नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 50 है, तो सम क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 51 इंटू 50, दैट इज 2550। क्लियर है क्या? कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताएं। ओके। फिर देखिए एवरेज में अगर ऐसा करें, मान लो आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिनका एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज लेट अस से 10। ठीक है, इफ ऑल द नंबर्स आर increased by 5, what will be the new average? 15। ठीक है, if all the numbers are multiplied by 5,
तो 50। 50। इसमें तो किसी का डाउट नहीं है, ठीक है। इफ ऑल द नंबर्स आर इंक्रीज बाय द सेम नंबर तो द एवरेज विल आल्सो इंक्रीज बाय द सेम नंबर। अगर ऐसा हो, इफ ये 12 नंबर्स हैं, इफ 4 numbers are increased by 5 and rest 8 are reduced by 2. So what is the new average? अब क्या होगा? 10.33। हम्म 10 तो प्लस 4 12 बाई होगा 12। क्या एवरेज? हाँ, क्या बोल रहा है सिद्धांत? 12 होगा क्या एवरेज? 12। नहीं, 12 नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या? तो आंसर विल बी 10.33। तो कैसे होगा 10.33 वो देख लेते हैं। आपको बस यही चेक करना है कि ओवरऑल कितना चेंज आया, राइट। तो 12 नंबर्स का एवरेज ऑलरेडी 10 है। इस 12 नंबर्स में से 4 नंबर्स में 5 इंक्रीज हुआ, तो नेट कितना इंक्रीज हुआ? 20 इंक्रीमेंट हो गया। सिमिलरली रिमेनिंग 8 नंबर्स में 2 रिड्यूस हुआ, तो नेट कितना रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ? 16, राइट। तो ओवरऑल 12 नंबर्स में कितना इंक्रीमेंट आ गया? 4 का इंक्रीमेंट आ गया, +4 हुआ। तो अगर सभी 12 नंबर्स के एडिशन में 4 का ही चेंज आया, तो एवरेज में कितने का चेंज आएगा? ये 4 को बस 12 से डिवाइड कर देंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? अब क्योंकि ये एडिशन है, एक्स्ट्रा हुआ, तो 4/12 दैट इज 1/3 दैट इज 0.33। ये इनिशियल एवरेज में ऐड हो जाएगा, तो न्यू एवरेज विल बी 10.33। सो वी डोंट नीड द टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल्दो उससे भी करोगे तो गलत नहीं होगा, जल्दी ही आंसर आ जाएगा। 124 बाई, हाँ, तो 124/12 इज बेसिकली यही, तो 120/12 +4/12। सॉरी, तो ये तो 10 था ही, तो इतनी मेहनत क्यों करनी है, सिर्फ यही तो चाहिए था एक्स्ट्रा। समझ आ रहा है ना? तो अगर आप सभी नंबर्स का इनिशियल एडिशन करो जो 120 आए, फिर उस 120 में आप ये 4 × 5 करो एंड 8 × 2 करो सब्ट्रैक्ट, एंड फिर 124 लाओ और फिर 12 से डिवाइड करो, तो ये जो आपने ये मल्टीप्लिकेशन किया और ये डिवीजन किया वो एक्स्ट्रा एफर्ट आ रहे हैं। यहाँ पे तो फिर भी इजी है, कहीं कहीं मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है बस उतने पे ही दिमाग दिमाग लगाओ, उसी को ही 12 से डिवाइड कर दो, तो वही हमारा एवरेज का चेंज होगा। कोई डाउट है क्या इसमें, बताइए। समझ आ रही है बात? ये देखते हैं।
हम्म तो देखिए, 12 हाँ ठीक है, देख 24/, चेंज अपॉन, हाँ हाँ हाँ, चेंज अपॉन चेंज इन एवरेज, हाँ सही है। तो देखिए, अभी जो प्रीवियस एग्जांपल था ये वैसा ही है, बस वहां पे नंबर ऑफ नंबर्स गिवन थे, यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स पूछा गया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। वहां पे चेंज इन एवरेज पूछा गया था, यहाँ पे चेंज इन एवरेज गिवन है। तो एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज 28। ठीक है, ठीक है सिद्धांत। नाउ दिस वाज 2 years मोर देन द करेक्ट एवरेज। तो करेक्ट एवरेज कैसे आएगा? हमने दो लोग की एज रॉन्ग नोट कर ली थी, 32 एंड 36, बट एक्चुअल में लेना कितना था, 21 एंड 23। तो अगर हम ये रॉन्ग एजेस हटा के करेक्ट एजेस नोट करते हैं तो टोटल जो सम है वो कितना से रिड्यूस हो जाएगा? 32 की जगह 21 आया तो 11 रिड्यूस हो गया, 36 की जगह 13 आया तो 13 रिड्यूस हो गया, तो 13 एंड 11 24 से रिडक्शन होगा। सो नेट रिडक्शन इज 24। तो ये जो 24 का रिडक्शन है, इसकी वजह से एवरेज रिडक्शन कितना हुआ? इज 2। तो 24 को हमने n से डिवाइड किया तो ये 2 का रिडक्शन आया, सो -24/n शुड बी -2। तो n कितना होना चाहिए? 12। बस, क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है, रिपीट करना है, कुछ बताएं। 24 इज द चेंज इन टोटल सम, n इज द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो लोग की एवरेज में कितना चेंज आएगा? ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था ना, टोटल सम में चेंज कितना आया था, 4। तो एवरेज में चेंज कितना आएगा, 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, 12। सो 0.3 इज द चेंज इन एवरेज। तो जो इनिशियल एवरेज है उसमें 0.3 ऐड कर दिया, बिकॉज ये पॉजिटिव चेंज था। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चेंज है तो माइनस होगा। सो एवरेज चेंज इन सम अपॉन टोटल नंबर इज चेंज इन एवरेज। ठीक है। ये देखते हैं। हाँ, 6 नहीं, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 10 से तो ऊपर ही होगा। सर 17 हाँ ठीक है देव, 17 ईयर। ठीक है। हम्म कोई डाउट है क्या? तो आंसर इज 17। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 6 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज 10 years है, तो इनका टोटल एज, ऑफ 6 इज 60 years। व्हेन अ न्यू स्टूडेंट कम्स तो 7 हो गए, और एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, तो एवरेज 11 हो गया। सो टोटल एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 7 इंटू 11, तो 77 years। तो सेवन्थ स्टूडेंट का एज कितना हो जाएगा? ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस, तो 17 years। कोई डाउट है क्या? दैट इज वन वे टू सॉल्व। इसको आप और एक तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको मतलब बस सोच के ही कर देना है। तो 6 स्टूडेंट्स हैं, लेट अस से S1 S2 S3 टिल S6।
तो इन सभी की एवरेज एज 10 ईयर्स है, तो तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी की एज 10 ईयर्स है, दैट कैन ऑल्सो बी अज्यूम्ड, है ना। फिर एक और स्टूडेंट आया S7, जिसकी एज ऑफ कोर्स थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसके आने से क्या हुआ, पूरे ग्रुप की एवरेज एज 11 हो गई। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी जो भी एज थी, उसमें से अगर आप 111 निकाल के इन सबको दे दो, तो ऐसा करने से इसके पास जो ईयर्स बचेंगे और इनके पास जो ईयर्स हो जाएंगे वो सब इक्वल हो जाएंगे। दैट इज वाई एवरीवन विल बी एट 11। तो इसके पास 11 ईयर्स रहने चाहिए, क्योंकि सबका क्लास का एवरेज 11 होने वाला है, और इनके पास 11 11 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके पास टोटल कितने ईयर्स थे, 11 तो अपने खुद के पास रखे, और 6 इनको सबको दे दिए। दैट मीन्स इसके पास कितने ईयर्स थे, 17 ईयर्स। समझ आया क्या। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ये समझ में आ जाए तो फिर आपको फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 6 लोगों को एक एक साल देना है 11 बनाने के लिए, और 11 खुद के पास रखना है, तो 11 + 6 17 हो गया। ठीक है। तो अभी जो हमने किया, अगर वैसा, तो ये क्वेश्चन वापस वैसे ही है। तो ट्राई करिएगा जो मैंने अभी बताया उस तरीके से ही सॉल्व करें। क्या किया तुम। 30.5 वो क्यों लाएगा टीचर। तो 16 हुआ, और वो करने न्यू एवरेज बिकम्स 31, तो टीचर ने खुद के पास तो 31 ही रखा होगा ना। तो 31 जो खुद के पास रखा, और 16 जो इनको दे दिया, तो 47 हुआ ना। 16। हाँ, समझ आया। डाउट है किसी का। आंसर इज 47। तो आंसर इज नॉट द कंसर्न, आंसर तो आ जाएगा। कैसे आंसर आ रहा है वो समझ आ रहा है क्या, प्रोसेस समझ आ रहा है। बिकॉज वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मेंटली, हमको लिखना नहीं है। तो ये 32 स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी 30.5 kg है, टीचर के आने से इन सबके पास 0.5 kg बढ़ जाने वाला है। तो टीचर इन सबको 0.5 kg अपने वेट में से देने वाला है, मतलब ऐसा आपको अज्यूम करना है, राइट। तो इन स्टूडेंट्स को टीचर ने कितना टोटल वेट दे दिया अपना, 32 इंटू 0.5, दैट इज 16 kg। और ऐसा करने के बाद उसने अपने पास खुद के पास कितना रखा, 31, बिकॉज शी और ही वॉन्ट्स टू बी इक्वल टू द स्टूडेंट्स, है ना। तो एवरेज ऑफ द क्लास 31 होना है, तो टीचर का भी 31 रह जाना चाहिए। सो 31 + 16 शुड बी 47, तो 47 kg वेट टीचर का है। कोई डाउट है क्या। ये मल्टीप्लाई क्यों किया। अच्छा, वैसा करके किया। 247 आ गया। 32 इंटू 30.5, ये होगा स्टूडेंट्स का वेट। 33 इंटू 31, ये होगा स्टूडेंट एंड टीचर का वेट। इसको डिफरेंस लेना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना। ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ गलती किया होगा, 47 ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है। यस सर, ऐसे सेम आ रहा है। हाँ, तो सेम तो आनी है, कुछ गलती हुआ। बट इसमें आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये बताइए एवरेज ऑफ 7 numbers is 50. If the average of first three is 45 and that of last three is 52, then fourth number. What is the fourth number? मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ 59। सर 59। ठीक है, हाँ फिर सही है, सबका आ रहा है। तो डाउट है क्या? हम्म। तो देखिए इसमें 7 नंबर्स हैं, फिर 3 नंबर्स हैं और फिर 3 नंबर्स हैं, फिर फोर्थ नंबर है। तो 7 नंबर जो ये बोला है ये इनका एवरेज 50 है। तो आई कैन से ये 7 नंबर्स अगर ए बी सी डी ई एफ जी हैं, 7 हो गए ना? हाँ। तो द सम ऑफ दीज 7 नंबर्स विल बी 50 इंटू 7, दैट इज 350। अब इसमें से जो फर्स्ट थ्री है विच इज ए बी एंड सी, तो ए बी सी का सम कितना हो जाएगा? इन तीन का एवरेज है 45, तो 45 इंटू थ्री दैट इज 135, राइट। एंड जो लास्ट थ्री है विच इज डी ई एफ जी, तो ई एफ एंड जी का सम कितना हो जाएगा? दैट विल बी 52 इंटू थ्री विच इज 156, राइट। तो हमको बोला है, हाँ बस। तो अगर आप ये लास्ट के दो इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ए बी सी ई एफ जी का सम मिल गया। फर्स्ट में ए बी सी डी ई एफ जी का सम है, तो अगर आप फर्स्ट में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ डी रह जाएगा। एंड 350 माइनस ये करना है फिर एसेंशियली, है ना? तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? हाँ। तो एवरेज इजी ही है। अगर मैं आपको बोलता हूं इन अ क्लास देर आर 20 बॉयज, वो तो लिख ही दिया, 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, राइट। तो ये इनका नंबर है। फिर इनका एक एग्जाम हुआ, वो एग्जाम में इन लोग का एवरेज स्कोर, बॉयज का एवरेज स्कोर था लेट अस से 25 एंड गर्ल्स का एवरेज स्कोर था लेट अस से 35। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लास एवरेज? तो अगर बॉयज का एवरेज 25 है, गर्ल्स का 35 है, तो क्लास सर एवरेज 31। 31, ठीक है। 31 हो गया। कोई डाउट है क्या? सर ना हो गया। तो देखिए कितने बॉयज हैं? 20। इन बॉयज का एवरेज स्कोर 25 है, तो बॉयज का टोटल स्कोर कितना होगा? सभी बॉयज का स्कोर अगर आप ऐड कर दो तो 25 इंटू 20 होगा, दैट विल बी द टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज। सिमिलरली गर्ल्स का टोटल स्कोर क्या होगा? 35 इंटू 30, राइट। अगर आप इसको ऐड कर दो तो दिस बिकम्स द टोटल स्कोर ऑफ द क्लास। यही करना है क्लास एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो सबको ऐड कर दो और डिवाइड दैट विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 50। तो इफ यू डू दैट तो आंसर 31 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? राइट। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज कर दूं, लेट अस से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स becomes 26 and 39, so what will be the class average now?
हुआ क्या सॉल्व? हाँ सेम ही आना चाहिए 31। ठीक है, तो आंसर 31 ही रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं बता देता हूँ। आंसर इसके लिए 31 रहेगा क्योंकि ये जो नंबर है 20, 30, 26, 39, दिस नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज इनका रेशियो, राइट? तो जब 20 एंड 30 है तो रेशियो 2 एंड 3 है। अगर 26, 39 है तो भी रेशियो 2 एंड 3 ही है। सो इफ द रेशियो इज सेम, फाइनल आंसर विल बी सेम। तो इनफैक्ट जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो तो ये जो नंबर है वहां पे आपको उस नंबर को कैंसिल करके उसका सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेना है, विच इज इन दिस केस 2 एंड 3। तो अब आप क्वेश्चन को ऐसा ही अज्यूम कर लो कि 2 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं और इसका एवरेज करना है, तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो अगर 2 बॉयज हैं तो 25 इंटू 2 होगा, 3 गर्ल्स हैं तो 35 इंटू 3 होगा, एंड 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स 5 हो गए। सो नाउ व्हाट डू वी गेट? 50 एंड 105, 155 by 5, that is 31 है। हम्म। पर 3/5 करेगा ऐसा कैसे पता चला? तो 3/5 वाला ही क्यों लेंगे? तो 2/5 वाला क्यों नहीं लेगा? हाँ मतलब हो तो सकता है, थोड़ा सा ढंग से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इजी है, ये करते हैं, राइट? वो जो तुम बोल रहे हो वो आएगा, एलिगेशन में आएगा, राइट? तो अगर यहाँ पे मैं और घटिया नंबर दे देता, है ना, मान लो आई राइट 102 एंड 153, ऐसा भी कर देता हूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज ये आपको सॉल्व ही नहीं करना, आपको इसको कैंसिल करना है। 51 से कैंसिल होगा तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, एंड देन यू विल सॉल्व, तो आंसर 31 ही आएगा। ठीक है क्या? यस सर। हाँ बोल देव। सर अगर इसे भी ये रेशियो में कन्वर्ट करना होता है इसमें, या और इस ये कुछ किसी और तरीके से भी हो सकता है? मतलब जैसे हम लोग वेट्स ले ले बॉयज या गर्ल्स की जगह, तो वो भी वेट्स ऐसे ही हो जाएगा रेशियो में कन्वर्ट करने से? हाँ हाँ हाँ, ओके। ले वेट वाला आ गया। क्या? हम्म, बस 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स लिख के सॉल्व कर लो। क्या? 54 आ रहा है ना? हाँ वो 197 का ही मल्टीपल है 590। तो ऐसे उल्टा करना, 197 में 3 कम है 200 से, है ना, और 591 में 600 में से 9 कम है, तो 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो कैंसिल कर दे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 197 इज 200 माइनस 3 एंड 591 इज 600 माइनस 9।
तो इसका 3 टाइम्स करने से ही आएगा, तो बेसिकली इसका 3 टाइम्स करने से ही आएगा। समझ आया? तो आप बोल सकते हैं कि ऑल्दो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 197 एंड 591 है, एंड इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स तो बहुत आलस आएगा, है ना। ऑल्दो क्वेश्चन इजी है, फिर भी हमें लगेगा कि यार क्यों करें, छोड़ देते हैं। तो इसके लिए ही आपको मैंने बताया है कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, आपको इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख देना है। तो नाउ इट इज ओनली 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। 63 इंटू 1 प्लस 51 इंटू 3 एंड टोटल स्टूडेंट्स हो गए 4, so that will be 216 by 4 which is 54। ठीक है क्या? तो ये हो गया वेटेड एवरेज। तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व एवरेज वाले क्वेश्चंस। आई होप जो भी हमने डिस्कस किया है सबको सब समझ आ गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में सब लोग होमवर्क करके आएंगे। 30 क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये एवरेज के क्वेश्चंस इजी ही है, बट ये टाइम सेविंग आपका करा सकते हैं, आपको इसमें बहुत टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करके आइए 30 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे परसों। पीएनसी फिर आगे पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन। 7 बजे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है? एवीएम वाले कोई डाउट है? नो सर। एसआईसीआई सबने सॉल्व कर लिया है ना? सर 25 तक हो गया है। 25 तक हुआ है? हाँ ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर लेना। मैं फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली आऊंगा स्कूल, तो फिर हम लोग जो भी डाउट्स हैं उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। यस सर। ओके। सर हाँ देव। सर अभी 7 o'clock जो पीएनसी होने वाला है उसके अंदर हाँ आपने जो कल करवाया वो बैच में वही है ना, सेम कॉम्बिनेशन? हाँ हाँ, मोस्टली वही है। ओके सर। ठीक है।